नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे चोलकालीन अर्थव्यवस्था और देखेंगे कि क्यों दक्षिण भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजवंशों में से एक चोल राजवंश को गिना जाता है। हम जानेंगे इनकी अर्थव्यवस्था, मणिग्रामम, नाना देशी संगठनों के बारे में। साथ ही हम चोलकालीन नटराज, मूर्ति और उनकी कला के बारे में भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस काल में भू राजस्व आय का प्रमुख साधन था। इससे यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा होगा, जिसके कारण भू राजस्व जो कि कृषि से मिल रहा था वह अर्थव्यवस्था की आय का मुख्य साधन था। इस भू राजस्व को कदमई या कड़मई कहते थे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्योंकि चोलकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषि से भू राजस्व जो मिल रहा है उसको क्या कह रहे हैं, कदमई या कड़मई। तो इससे प्रश्न बनते हैं अक्सर। यह उत्पादन का 1/3 भाग होता था और इसकी वसूली अधिकारियों एवं ग्राम सभाओं द्वारा की जाती थी। चोल अभिलेखों में कृषि भूमि को उसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अब देखते हैं, अधिधान रत्नमाला ग्रंथ में चोलकालीन कृषि भूमि को 12 भागों में बांटा गया है। वहीं कृषि व्यवस्था में चोल शासकों, सामंतों और ग्राम सभाओं द्वारा सिंचाई सुविधाओं के विकास का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस काल में कृषि जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई थी, क्योंकि राजा, सामंत और जो अन्य ग्राम सभाएं होती थी, अधिकारी होते थे, वे जल स्रोतों का भरपूर संचय करते थे और नहरें और तालाबों का विकास करवाते थे। हम देखते हैं कि राजेंद्र प्रथम जब अपने बेटे के नेतृत्व में उत्तर भारत पर आक्रमण करवाता है तो वह गंगा नदी से जल लाने के लिए कहता है और फिर चोल गंगम नाम से वह एक झील का निर्माण भी करवाता है। तो ये सब बताते हैं कि ये सिंचाई के प्रति कितने मतलब कृषि के प्रति ये कितने ज़्यादा रुझान रखते थे और सिंचाई व्यवस्था का भरपूर यहाँ पर ये व्यवस्था करवाते थे। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। कृषि पर स्वामित्व सामान्यतः निजी कृषकों तथा ग्राम सभाओं एवं मंदिरों का होता था। सिंचाई का विकास राजा, सामंत, ग्राम सभा जिसे कहते थे एन वारियम समिति। इसमें कौन कौन होते थे, राजा, सामंत और ये ग्राम सभा को क्या कहते थे, एन वारियम समिति। ठीक है। अब राजा सिंचाई का विकास करने के लिए केंद्रीय शक्ति था, राज्य में सामंत था और स्थानीय क्षेत्रों में ग्राम सभा ये सिंचाई के लिए उत्तरदायी थे। एन वारियम के सदस्यों को क्या कहते थे, वारियर कहते थे। वारियर को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक बहुत ही फेमस हीरोइन है साउथ की, प्रिया प्रकाश वारियर। तो आप उनसे भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। राजेंद्र चोल, चोल गंगम झील का इन्होंने निर्माण करवाया, मैंने आपको बताया। चोल शासकों ने कावेरी नदी पर अनेक बांधों का निर्माण करवाया। इससे क्या हुआ कि सिंचाई व्यवस्था काफ़ी बेहतर हुई और कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी और राजस्व में वृद्धि हुई। गांवों में ग्राम सभाएं भी एन बारियम समिति के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विकास करती थी। कृषि क्षेत्र में सेवा विधि कृषि पद्धति चल रही थी। अब ये सेवा विधि क्या होता है, तो राजा या मंदिर की सेवा करना ताकि कर से मुक्ति मिले। अगर आप राजा या मंदिर की भूमि पर अगर आप काम करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी सेवा विधि पद्धति करके ये कृषि में काम करवा लेते थे और लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। हालांकि इससे ज़्यादा फायदा राज्य को ही होता था। सेवा विधि पद्धति के अंतर्गत कर देने के बदले राजा, सामंत अथवा मंदिरों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता था। राजस्व को आयम कहते थे। राजस्व को क्या कहते थे, आयम। स्वाभाविक सी बात है कि इनकी जो भाषा थी वह संस्कृत से निकली हुई भाषा है, तो आयम भी एक संस्कृत का शब्द आपको समझ में आ रहा होगा कि आय को आयम ये कह रहे हैं राजस्व। राजस्व के अन्य स्रोत भी थे, जैसे मरम मज्जाड़ी, ये क्या था, वृक्षकर था। किडाक ककासु, पशुकर था। किडाक ककासु तो ये था पशुकर। सु यानी कि पशु, पशुकर सु यानी कि पशुकर। मगन में है, ये क्या था, कुम्हार, लोहार, सुनार आदि जो शिल्पकारों पर लगने वाला शिल्पकार है उसको ये मगन में कहते थे। पेरवी जो होता था, पेवरी, वह तेलियों पर यानी कि जो छोटे व्यापारी होते थे ना उन पर यह टैक्स लगता था। पडी कावल ये ग्राम सुरक्षा कर था। मनी इरे भवन कर था। अब देखो यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल जो है वो आरसीबी से खेलता है और आरसीबी की सुरक्षा करता है। इसी तरह यहाँ पर ये पडी कावल जो है ये ग्राम सुरक्षा करते हैं।
करे कड़े ईरे दुकान का था ये। आजीवक आजीवक कासु, ये आजीवकों से प्राप्त कर था, तो यहाँ पर आजीवक शब्द का इस्तेमाल हो गया, तो उससे आप समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको लास्ट की ध्यान रखना है, इनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। कुडे में, लगान को कहते थे कुडे में। और बेट्टी, बेट्टी यानी होता था बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के बदले आपको कोई भुगतान नहीं मिल रहा, ना तो आपको कोई धन मिल रहा है, ना तो आपको कोई वस्तु मिल रही, मतलब कि काम के बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। कृषि उत्पादन के अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योग या शिल्प प्रसिद्ध थे, जिसमें वस्त्र निर्माण और धातुगिरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। कांचीपुरम, हमने देखा कि कांचीपुरम कांचीपुरम की साड़ियाँ आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कांचीपुरम ना केवल आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र था, ना केवल राजधानी थी, बल्कि इस समय की राजधानी तो खैर नहीं थी, लेकिन एक प्रसिद्ध नगर था। और इस समय पर शिल्प उत्पादन का और साड़ियों की जो अलग अलग कलाकारी है उसका ये प्रसिद्ध केंद्र था वस्त्र निर्माण का। इसके अलावा अब यहाँ पर उत्तर भारत की कोई भी रानी रहती थी ना, तो अपने पति के सामने रोती थी, मुझे कांचीवरम की साड़ी चाहिए, कांचीवरम की साड़ी चाहिए, और यहाँ पर पति को यहाँ कर लेना पड़ता था। ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया था पूरे देश में ये शहर। इसके अलावा उरेयूर, महाबलीपुरम एवं एलोरा भी अन्य केंद्रों के रूप में हम देखते हैं। हम देखेंगे कि नाना देशी जो है वहाँ पर 400 से ज़्यादा आपको व्यापारियों के समूह मिलेंगे। कहाँ पर? एलोरा में। इसके बाद धातु शिल्प को देखते हैं, तो धातु शिल्प में सोने, चांदी, तांबा, कांसा आदि विभिन्न धातुओं के अस्त्र शस्त्र निर्माण, बर्तन निर्माण, विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं मूर्तियाँ प्रमुख शिल्प कार्य यहाँ पर ये चल रहे थे। वारंगल लोहा वस्तुओं के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। बेनिस यात्री मार्को पोलो के अनुसार वारंगल तथा किडाक यानी कि कडप्पा हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा लकड़ी का कार्य, पत्थर का कार्य, तेल बीजों से तेल निकालना, भवन निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। शासक एवं सामंत वर्ग द्वारा लोगों से बेगार भी करवाया जाता था, और गांवों और नगरों में कुछ क्षेत्र कर मुक्त होते थे। जैसे हम देखते हैं निम्न जाति के लोगों का स्थान शमशान भूमि, चारागाह भूमि, तालाब भूमि आदि। ये कर मुक्त क्षेत्र ग्राम सभाओं यानी कि नट्टार, जिन्हें ग्राम सभा कहते थे, उनके नियंत्रण में ये कर मुक्त क्षेत्र होते थे। तो कौन कौन से? निम्न जाति के लोग जहाँ पर रहते थे, साथ ही साथ जो शमशान भूमि है, जो चारागाह भूमि है, तालाब है, ये सभी क्या होते थे? ये टैक्स फ्री होते थे, टैक्स फ्री एरिया होता था। इस काल में विदेश व्यापार उन्नत अवस्था में था। पश्चिम में अरब क्षेत्र एवं फारस के साथ, जबकि पूर्व में चीन के साथ इनके बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर भारत के चीन के साथ कम व्यापारिक संबंध है, लेकिन दक्षिण भारत के चीन के साथ में अधिक व्यापारिक संबंध है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो अब आप यहाँ पर ये सोचोगे कि ये पूरा उत्तर भारत रेंगते रहे होंगे, फिर वहाँ पर से नेपाल होते हुए, फिर दर्रों से निकल के, या फिर पूरा हिमालय पर्वत चढ़ के और व्यापारिक सामान लेके जाते रहे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये समुद्री व्यापार करते थे, और समुद्री व्यापार ये इंडोनेशिया वगैरह होते हुए, साउथ चाइना सी होते हुए ये जाते थे। जो फार्मोसा ताइवान है वहाँ पर, और जो चीन है वहाँ पर ये व्यापार करते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जब पढ़ा था चोलकालीन राजवंश, तो हमने ये भी देखा था कि जो श्री विजय साम्राज्य है इंडोनेशिया का, इन्होंने जो व्यापार भेजा था उसे वह हड़प लेता था, इसलिए इन्होंने उनके साथ में युद्ध भी किया था। अब इस काल में विदेश व्यापार उन्नत अवस्था में था। पश्चिम में अरब क्षेत्र एवं फारस के साथ, जबकि पूर्व में चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। फारस की खाड़ी स्थित सिराफ प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पूर्वी चीन क्षेत्र में फार्मोसा यानी कि ताइवान के सामने चीन की मुख्य भूमि में भारतीय व्यापारिक बस्ती हमें देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि उत्तर भारत की तुलना में चीन के साथ, और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ में इनका व्यापारिक संबंध ज़्यादा था। जबकि उत्तर भारतीय राजवंशों का व्यापार हम देखते हैं कि उनका व्यापार अरब क्षेत्र और अफ्रीकी देशों के साथ में ज़्यादा था। जो अफ्रीका में मिस्र आपको मिलता है, इथोपिया, एरिट्रिया वगैरह आपको मिलते हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ में उनका व्यापार ज़्यादा बेहतर था। तो यहाँ पर भौगोलिक चीज़ें, जो ज्योग्राफी की मैटर करती है कि भाई साहब आपका किधर ज़्यादा कनेक्शन होगा। अब इसके बाद में देखें तो निर्यात की बात करें। निर्यात बोले तो ये क्या
एक्सपोर्ट करते थे, क्या भेजते थे विदेशों में अपने यहाँ से। तो सबसे महत्वपूर्ण जो था वह था मसाला। मसाला सबसे प्रमुख रूप से भेजा जाता था। और कई बार तो हम देखते हैं, जब हमने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल पढ़ा था, तो ये दक्षिण भारत में भी होता था और उत्तर भारत में भी होता था। क्योंकि मसाले भारत में होते तो हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा भी नहीं होते कि हम अपनी खपत पूरी करके और अरब कंट्रीज़ की और जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनकी खपत भी पूरी तरह से पूरी कर सके। तो यहाँ पर क्या होता था, ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं वहाँ पर भी मसाले होते हैं, तो ये वहाँ पर से कम कीमत में ख़रीदते थे और फिर अपने यहाँ से ले जाकर यूरोपीय देशों में ज़्यादा कीमत में बेचते थे। लेकिन मसाले जो थे वह प्रमुख व्यापार का साधन था। आबूनस की लकड़ी, बहुमूल्य रत्न, अनाज आदि। अब आयात की बात करें तो बहुमूल्य धातुएं, रत्न आदि, घोड़े वगैरह ये प्रमुख रूप से आयात किए जाते थे। तो सबसे प्रमुख आयात में था घोड़ा और सबसे प्रमुख निर्यात में था मसाले। मार्को पोलो के अनुसार अरब के घोड़े के व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों से काफ़ी धन कमा लिया था। प्रमुख बंदरगाहों की अगर हम बात करें तो पश्चिम में हमें देखने को मिलता है क्विलोन। क्विलोन कहाँ पर है? मालाबार तट, केरला में। वहीं पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में आपको पुरी मिलेगा। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंगपत्तनम ये भी उड़ीसा में। कावेरीपत्तनम, सलिलियूर, रामेश्वरम ये आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। तो ये इनके प्रमुख तट थे और इन तटों के जरिए पूर्व और पश्चिम में आपको व्यापार देखने को मिलेगा। तो पश्चिम यानी कि अफ्रीकी देश या फिर मध्य एशिया में इनका व्यापारिक केंद्र उधर होने के लिए एक ही है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और चीन के साथ व्यापार करने के लिए इनके पूर्वी तट में काफ़ी सारे हमें बंदरगाह देखने को मिल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप अपने दीवार पर जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पर एक बड़ा सा मैप लगाओ और उस मैप में स्थिति को जानने का प्रयास करो। ठीक है, तो जब आप ऐसा चीज़ों को देखते हुए समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर इनकी मुद्रा व्यवस्था देखते हैं। तो मुद्रा व्यवस्था किसी भी काल की हो, किसी भी शासक की हो, इनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे शासक जैसे हमने राजपूत काल में देखे थे कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि वो सोने के सिक्के जारी नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े शासक, गोविंद तृतीय जैसे शासक 2 या 3 सोने के सिक्के उन्होंने जारी किए, एक सिक्का कोई जारी कर रहा, किसी ने चांदी का सिक्का जारी किया। तो उनकी ऐसी स्थिति है कि वो प्रतीक के रूप में सिक्का जारी कर रहा है, वो भी उन्हीं के पास में रखा रह रहा है। जबकि उन्हीं के समकालीन दक्षिण भारत में चोल राजवंश बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी मुद्रा व्यवस्था भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुद्रा जो व्यवस्था होती है उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इस काल में आंतरिक व्यापार में सिक्कों की कमी दिखाई देती है और चोल शासकों द्वारा सोने, चांदी, तांबे, कांसे आदि के सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों पर खुले मैदानों में चंदोबा यानी कि छतरी के नीचे बैठे बाघ का चित्र तथा दूसरी ओर धनुष की आकृति होती थी। चोल शासकों के सिक्के उद्यान मध्यान यानी कि कल्याणजु और कासू नामक सिक्के यहाँ पर मिलते हैं। ये सभी सोने के सिक्के थे और तांबे व कांसे की नटराज की जो शिव की विशाल मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है, वे भी हमें बड़े पैमाने पर इस काल में मिलती हैं। और चोल काल प्रमुख रूप से जो भगवान शिव की आपने एक नृत्य करते हुए ब्लैक कलर में जो मूर्ति आपने देखी होगी, नटराज मूर्ति, नटराज शिव की मूर्ति, वह हमें इस काल में बहुत प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है। बड़े पैमाने पर हमें चोल काल में वह मूर्ति मिलती है। चोल शासकों में पहली बार उत्तम चोल ने सोने का सिक्का जारी किया था। हमने देखा था कि उत्तम चोल कमज़ोर चोल शासकों में से एक थे, लेकिन इनके नाम पर एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो वो ये है कि इन्होंने सोने का सिक्का जारी किया। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने अपने सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया था। किसने? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। अब यहाँ पर इस काल में विभिन्न व्यापारिक श्रेणियाँ हमें मिलती हैं और इन श्रेणियों पर प्रश्न बनता है। ये पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी व्यापारिक श्रेणियाँ नहीं हैं या फिर है। और इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि बताइए निम्न में से कौन सी व्यापारिक श्रेणियाँ दक्षिण भारत से संबंधित है, कौन सी उत्तर भारत से संबंधित है। तो यहाँ पर नानादेशी, मणिग्रामम, बीरपंचाल, अंजुबन ये प्रमुख व्यापारिक श्रेणियाँ थी, जिनमें सबसे प्रमुख थी नानादेशी और मणिग्रामम।
ये दक्षिण भारत की थी। देखिए, नाना देशी ऐहोल के 500 व्यापारियों का समूह था जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। अब ये ऐसी श्रेणियाँ इसलिए बना लेते थे ताकि इनके अपने हित सुरक्षित रहें। ये अपनी खुद की मुद्रा जारी करते थे, कई बार इनकी खुद की सील स्टाम्प वगैरह होती थी, इनकी सेना होती थी, इनकी अपनी व्यवस्थाएं होती थी, बैंक की तरह भी ये काम करते थे। ये सब इनकी सुरक्षा के लिए होता था। कहीं भी अगर ये व्यापार में जा रहे हैं तो ये अपनी सेना भेजते थे साथ में, ताकि कोई लुटेरे हों तो वो इन्हें संभाल पाए, लुटेरों को ये संभाल पाए। और जब इनसे चीज़ें नहीं संभलती थी तो फिर ये राजा से सहायता लेते थे। तो इन्हें राजा द्वारा काफ़ी स्वतंत्रता दी गई थी और काफ़ी इनके हितों का संरक्षण किया गया था। यही कारण है कि इन कालों में हम देखते हैं कि व्यापार काफ़ी अच्छी स्थिति में भारत में चल रहा था। अब अर्थव्यवस्था में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मंदिर अपने धार्मिक कार्यों के अलावा विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थे। मंदिर ब्याज पर लेन देन, बैंक का कार्य और उत्पादन गतिविधियों से जुड़े थे। मंदिर 12% जो ब्याज दर पर ऋण देते थे। तो यहाँ पर मंदिर यहाँ बैंक का काम भी यहाँ पर करने लगे थे। अब एक चीज़ जो हमने पिछले वीडियो में नहीं समझी रही होगी, जब हमने चालुक्य काल पढ़ा था तो हमने सिक्कों के बारे में शायद काफ़ी पढ़ा, लेकिन सिक्कों के नाम मैंने कहीं बताया नहीं रहूँगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि चालुक्य के जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के, एक बराह है और दूसरा है फनम। ये सिक्के आपको गुप्त काल में भी मिलते हैं और ये चालुक्यों द्वारा भी जारी किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है इन सिक्कों के बारे में। तो यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उस लिंक से आपको समझकर इन नोट्स को अच्छे से समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं और रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। भले एग्ज़ाम आज हो या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, टेस्ट और रिवीजन ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जब आप ऐसा लगातार करते रहते हैं तो आपको कोई भी चीज़ पुरानी नहीं लगती। आप अभी यहाँ पर गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे हो, दक्षिण में चोल पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना तो आपको नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पुरानी चीज़ नहीं लगेगी, आपको वो भी जिक्र रहेगा। और जब आपको ऐसी चीज़ें याद रहती है, दिमाग में बैठी रहती हैं, तो कई बार आप लिंक करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे जब आप चोल काल यहाँ पर पढ़ रहे हो तो हम देख रहे हैं कि पालों के साथ इनका युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर आप पाल वंश आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर आपको ध्यान में आ जाएगा कि पाल वंश के जस्ट बाद कौन सा वंश आ रहा है, सैन वंश आ रहा है। फिर इसी तरह आपको राजपूत वंश भी, इनके जो पैरेलल चल रहे हैं उत्तर भारत में, वो भी यहाँ पर ध्यान आ जाएंगे। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करते तब तक ये चीज़ें आपको ध्यान में नहीं आती। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।